अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। क्या हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तहरीक चला सकती है इस दौर के अंदर जब दोनों पार्टियां अपनी अपनी बारी में हुकूमत कर चुकी हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग? उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने थी। क्या इमरान खान को लाने वाले आज परेशान है? इमरान खान की कारकर्दगी, हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। मुल्क में सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या अपोजिशन? मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के लिए लोग बाहर निकलेंगे। हुकूमत ने पूरी दुनिया के अंदर जो एक इमेज था कि इमरान खान साहब आएंगे, कोई बेहतरी होगी, नेशनल और इंटरनेशनली आइसोलेट होता जा रहा है पाकिस्तान उनकी कारकर्दगी की वजह से। मुआशी सूरत हाल इंतहाई खराब है। क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन मौजूद है? जिस तरह भुट्टो साहब के लिए, बीबी साहिबा के लिए लोग निकलते थे, क्या बिलावल साहब के लिए लोग बाहर निकलेंगे? आज भी पंजाब कार्ड क्या नवाज शरीफ के हाथ में है? क्या सिंध कार्ड आज भी जरदारी खानदार उस तरह इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह भुट्टो खानदान ने इस्तेमाल किया? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब मुजीब पीरजादा साहब। एमएनए रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान है, माहिर कानून है, कानूनदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर, तहरीक चल सकती है, तहरीक कामयाब हो सकती है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है, आपको लग रहा है ऐसे? पीरजादा साहब, असल में तहरीक चलती है इश्यूज़ पे। यहाँ पे अभी इश्यूज़ कोई सिर्फ अगर वो जो है कोर्टों से बचाना है और सज़ा से बचाना है तो उस पर तो तहरीक नहीं चलेगी। बाकी अगर महंगाई है और हुकूमत की नाअहली है और आज तक कोई मसाइल हल नहीं कर सके, कराची को के लोगों के लिए इतने वायदे किए थे उससे मुनहरफ हो गए, वो वायदे पूरे नहीं किए और यू टर्न को जस्टिफाई किया। माना आप एक वायदा करके उसको भूल जाएं और कहें कि यू टर्न जो है, बड़े बड़े लीडर जो है यू टर्न करते हैं, तो इस वजह से हुकूमत की साख तो नहीं है। अगर तहरीक चली भी तो हुकूमत की जो अपने वायदे पूरे नहीं कर सके हैं, अपने जो मसाइल हल नहीं कर सके हैं, जो इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सके हैं, जो कि डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सके हैं, तो उस पर तहरीक चल सकती है। बाकी किसी को जेल से बचाने के लिए तहरीक मुझे नहीं नजर आती कोई तहरीक चलेगी। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम अवाम के लिए, अवामी इशू के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर निकल रहे हैं। लोग एतमाद करेंगे, साथ देंगे, पीछे लगेंगे? पीरजादा साहब, उसमें है कि अगर आपको थोड़ी पीछे से हेल्प भी है तो फिर तो आपकी तहरीक कामयाब जाएगी। नहीं, हेल्प से मुराद एस्टेब्लिशमेंट पीछे हो नेचुरली, उसके बगैर तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ से अगर हो गया है इनका पैचअप तो फिर कुछ हो सकता है। क्या इमरान खान के पीछे हाथ उठा लिया है उन लोगों ने? इमरान खान की जो कोताहियाँ हैं वो जो है वो उसका रिफ्लेक्शन तो है। अगर इमरान खान फेल जा रहा है तो उनको फिर सोचना है कि अल्टरनेट को हिलाना है या क्या करना है। तो इस वजह से वो जो है हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल ही हुकूमत नाकाम हो जाती है तो उसको चेंज करने के लिए ये एक बहाना बना सकते हैं कि एक तहरीक चले, उसके बाद जो है हुकूमत तब्दील हो जाए या मिड टर्म इलेक्शन हो जाए या इन हाउस तब्दीली हो जाए। वुकला एहतजाज, वही वुकला एहतजाज होगा, कामयाब होगा जिस तरह पहले तहरीक चली थी? वकला की तहरीक चलेगी लेकिन वो जो है जेल जाने वाली तहरीक नहीं होगी। जिस तरह कोर्टों का बायकॉट किया जाता है, काली पट्टियाँ बांधी जाती हैं, आर्म बैंड्स, ब्लैक आर्म बैंड्स बांधे जाते हैं और जो है अपनी जनरल बॉडी मीटिंग्स करते हैं, उसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे पढ़े लिखे लोगों की तहरीक होती है तो वो तो मेरे ख्याल में चलेगी अगर के नाइंसाफ़ी नज़र आई, क्योंकि जजेस के मामले में
एक तो हुकूमत से गलती ये हुई है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के कहने पे उन्होंने ये जो है रेफरेंस मूव किया है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है। और वो जो है, जो भी कंप्लेंट था या जो भी मटेरियल था वो कोर्ट को भेजा जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखती, अगर उसमें कोई मटेरियल था तो वो फिर नोटिस इशू कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ख़ास प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा है और जिसको लीक किया गया, ये दूसरों को पता नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने लीक किया है, इसके पीछे हुकूमत है? हुकूमत हो सकती है, और बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही रेफरेंस मूव किया है ना, तो वो तो नेचुरली उनको पता था कि क्या रेफरेंस है और क्या जो है पेश किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है अटॉर्नी जनरल का है और लॉ मिनिस्टर का है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के सिवाय उनको बताए बग़ैर, उनसे सलाह मशवरा किए बग़ैर वो रेफरेंस मूव नहीं हो सकता था। तो ये हो सकता है कि ये जो लॉयर्स मूवमेंट है उसका जो रिएक्शन जो होगा वो नेचुरली इन दो के ख़िलाफ़ भी जाएगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्या ये दोनों तहरीक जिस तरह अपोजिशन की है, वकला एहतजाज कहीं मिल सकते हैं, दोनों साथ हो सकते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़? नहीं, तहरीकें साथ साथ चल सकती हैं लेकिन मर्ज नहीं हो सकती। वकला की तहरीक अलग चलेगी, वो अगर चलाना चाहते हैं अपोजिशन वाले तो वो अलग चलेगी। इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इकट्ठे नहीं चला सकते, क्योंकि इश्यूज़ जो हैं वकला के कुछ और हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसूल कुछ और हैं। वकला की जो तहरीक है उसमें आम पब्लिक जो है वो साथ नहीं देती है, उसमें जो है हमेशा वकला बरादरी अपनी तहरीक चलाती है। लेकिन सियासी पार्टियां अगर आवाम को नहीं निकाल सकते अपने साथ तो फिर उनकी तहरीक क्या 9 और 10 महीने में आवाम निकलेगी बाहर? आवाम बाहर रोडों पे होगी? 9 और 10 महीने टाइम बहुत कम हुआ है हुकूमत को। क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती हैं। जैसे अब अगर महंगाई हो जाती है और हमारे जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उनका बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता है, तो नेचुरली फिर वो को बाहर निकलेंगे। और इसी तरह से आप अगर किसी के साथ जुल्म करेंगे और ज़बरदस्ती उनसे कुछ छीनेंगे तो फिर तो रिएक्शन होगा। अब कितने हैं हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स या कारपोरेट सर्वेंट्स हैं जिनका कि इस वक्त जब से इमरान खान ने हुकूमत संभाली है तो वो उनके मसाइल इतने हैं कि वो अपना हैंड टू माउथ जो है गुजारा होता है उनका। अगर उनका और स्टैंडर्ड गिराया जाता है तो नेचुरली प्रोटेस्ट होगा। सर, डॉक्टर साहब, सियासी दर्जे हरारत बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कौन जिम्मेदार है? अपोजिशन, हुकूमत? इस टाइम, इस सिचुएशन में आप इंटरनेशनली भी चीजों को देख रहे हैं, नेशनली भी चीजें आपके सामने, टकराव होने जा रहा है। ये मुल्क और जमहूरियत और सिस्टम के लिए तो बेहतर नहीं होगा। देखें, इस सारी सिचुएशन जो इस वक्त डेवलप हुई है पाकिस्तान में, उसमें मेजर जो है कल्परेट या मेजर जो स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने चीज़ों को ख़राब किया है। उन पहले दिन से हमारी जो यही उनको ऑफ़र थी, नून की भी यही ऑफ़र थी, दीगर पार्टीज़ की, कि भाई आप हुकूमत करें और इकनॉमी को बेहतर करें, और आज जो आपने वादे किए हैं मकानात और नौकरियां, वो सब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर सब ने कहा था। इन्होंने हर चीज़ मिसमैनेज की। इन्होंने एट अ टाइम इतने फ्रंट्स खोल लिए हैं कि अभी इनसे मैनेज होते हुए चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती है। मसलन मैं आपको सामने दो मिसाल दूँ। एक ये है कि हिंदुस्तान में कुछ 2011 में अन्ना हज़ारा कोई एक बंदा निकला था जिसने बड़ी तहरीक चलाई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, जो दिल्ली जो कि प्रोविंस है, उनकी मेजॉरिटी, वहाँ से वो जीत कर आए। इस इलेक्शन में वो वाइप आउट हो गए, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट वही था जो इमरान खान वालों का है। तो हालात जो हैं, जो मिसमैनेज जो होते हैं, इसी तरह अगर आप देखेंगे सोवियत यूनियन जो है वो आखिरी दिनों में, या जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स की रीज़न थी कि उसने मल्टीपल फ्रंट्स खोल लिए, दुनिया के हर जगह उसने फ्रंट खोले और इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ।
सो ये हुकूमत जो है वो इन्होंने बहुत से फ्रंट्स खोले हुए हैं, हालांकि उनके पास पावर्स भी नहीं है बहुत ज़्यादा। और आप ये देखेंगे कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ में भी टोटल वो नाकाम हो चुके हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ में भी वो टोटल नाकाम हो चुके हैं। तो इस हालात में आप क्या कहेंगे कि वो खुद मैनेज कर रहे हैं, वो खुद चीज़ों को डिटोरेट होना शुरू हो गई हैं इकोनॉमिकली भी, और प्राइसेस हाई हो रही है, आवाम में रिसेंटमेंट है उनके ख़िलाफ़, और जिन लोगों ने उनको लेकर आए हैं दो हुकूमत में, तो ये ठीक है सर, एतमाद टूटा है अवाम का जो लेके आए, एतमाद तो आपके ऊपर भी नहीं है अवाम का। देखिए डेमोक्रेसी, एतमाद वहां नहीं है तो यहां भी नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी में ये होता है कि सर मैं ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद आऊं। एतमाद पीपल्स पार्टी के ऊपर आज भी आप, जो आपके बिलावल साहब निकले, अब्बू बचाने के लिए निकले, मुल्क बचाने के लिए नहीं निकले, करप्शन बचाने के लिए निकले, करप्शन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कोई अवाम के लिए तो नहीं कर रहे, अवाम को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे, महंगाई के लिए तो नहीं निकले, उनको सारे केसेस जो है उनको फेस करना है तभी निकले। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं, इस पर ज्यादा डिस्कस करूंगा। वेलकम। हाँ, एतमाद तो नहीं है, दोनों तरफ एतमाद नहीं है डॉक्टर साहब। देखें एतमाद जो डेमोक्रेसीज में ये होता है, पार्लियामेंट में एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती हैं, और फिर वक्त के साथ लोग देखते हैं कि जो पार्टी सिटिंग है वो काम नहीं करती, तो वो दूसरी पार्टीज़ पर एतमाद होता है। अभी बिलावल साहब यंग शख्सियत हैं और बेनज़ीर के बेटे हैं, तो अब लोगों में उनके बारे में अच्छे रुझानात और ख्यालात जन्म ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं, तो नेचुरली आवाम जो है दूसरी चीज़ों की तरफ। लेकिन सर वोट तो आपको देंगे, आपके लिए कोड़े नहीं खाएगी आवाम। भुट्टो साहब के लिए, बेनजीर साहिबा के लिए जेल भी जाते थे, कोड़े भी खाते थे। आज करप्शन को बचाने के लिए कोड़े नहीं खाएंगे, करप्शन की वजह से, केसेस की वजह से लोग जेलों में नहीं जाएंगे। देखें ये तो बात है कि पाकिस्तान में जब भी तहरीकें चली हैं वो आवाम के इश्यूज़ पर चली हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी और इन्फ्लेशन, इसी की वजह से तहरीकें चलती हैं। हम भी ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहरीकें इस वक्त राइप इसलिए हो रही हैं कि ऑल ऑफ सडन जो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो पाकिस्तान में आज जो सारी रिपोर्ट आई है, उसमें ज़राअत में बड़ी तबाही हुई है, इंपोर्ट में तबाही हुई है, एक्सपोर्ट में तबाही हुई है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर गया है। ये सारा तफसीलात अगर आप देखेंगे तो कमिंग ईयर के लिए भी उन्होंने प्रिडिक्शन की है कि हालत ख़राब होंगे, ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो ये सब हालात जो है उसका रिफ्लेक्शन तो वो जो है आम गरीब आदमी पर हो। ठीक है सर, पीरजादा साहब, ये दोनों पार्टियां बड़ी मेजर पार्टी जिन्होंने हुकूमत की इस मुल्क के अंदर, दोनों का नेक्सस जो आप देख रहे हैं आपस में, अपने आप को बचाने के लिए निकले हैं या अवाम का दर्द है इनके दिल में? अपने को बचाना भी है, लेकिन अवाम का दर्द भी मेरे ख्याल में बहुत है उनके दिल में। और अवाम का दर्द नहीं हो तो सियासत क्यों करें? तो सियासत करते हैं कि अवाम का दर्द उनको समझ में आता है। जेल में जाएंगे इनकी वजह से लोग अब कोशिश करेंगे कि उसको ज़बरदस्ती अगर जेल में भेजा गया तो फिर शायद चले जाए, बाकी अब खुशी से तो कोई नहीं जाता जेल में। और जेल भी क्या रह गया है, आपके कितने लोग जो है वो केसेस को फेस कर रहे हैं, तो क्या है जेल में बैठे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि सज़ा ही कोई नहीं किसी को लगती है, क्योंकि नैब का इदारा इतना कमज़ोर है कि वो उसको एविडेंस तलाश करना ही नहीं आता है, उनको कोई तजर्बा ही नहीं है। और सारे जहाँ आप देखें जितने बड़े बड़े केसेस इन्होंने किए हैं वो सारे अटके हुए हैं। वो रेफरेंसेस जो है जो भी मूव करते हैं वो अटक जाता है, या उसमें बेल हो जाता है लोगों का, या वो जो है एक्टिविटीज़ अपनी। सर ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, जो आपको नजर आ रहा है, सब इंतकाम नजर आ रहा है, एहसाब नजर नहीं आ रहा आपको? पूरा जिस तरफ भी आप देख रहे हैं एहतसाब जो है न इंतकाम है, सिर्फ ये है कि जो उनको जो पसंद नहीं है लोग, उनको ज़रा दूर रखना है। तो उस वजह से ये जो है इमरान खान का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि जिन लोगों से ख़तरा है कि कल वो जो है आपके ख़िलाफ़ जो है कुछ बोलेंगे, तो उन पे ये कड़ी नज़र रखी जा रही है और उन पे एक्शन लिया जा रहा है, ज़्यादातर यही है।
बाकी अगर करप्शन पे एक्शन हो तो उसको रिजल्ट तो आनी चाहिए ना, रिजल्ट ही कोई नहीं है। रोज़ 10-15 लोग जो है पकड़ लेते हैं, 15-15, 20-20 दिन की रिमांड ले लेते हैं, 3-3 महीने जेल में पड़े हुए हैं। नेट रिजल्ट क्या है? 0/0। अल्टीमेटली वो कोर्ट उनको बेल दे देती है, वो निकल जाते हैं बाहर। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस किस्म का एहतसाब है। क्या इनकी नाकामी, इमरान खान की नाकामी, पीटीआई की नाकामी, दोनों पार्टियों को सियासी फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। अगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अगर ये सो कॉल्ड जो है अकाउंटेबिलिटी उसके प्रोसेस से अगर गुजर जाते हैं तो वो वाइट वॉश हो जाएंगे, वो ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे और फिर वो अपनी सियासत कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक आप बताएं ना कि सियासत से आउट किसको किया है, सिवाय कि नवाज शरीफ भी कोई सियासत से आउट तो नहीं हुआ है, उसको भी जेल में जो सहूलतें हैं वो तो अपने घरों में सियासी तौर आपको लग रहा है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ सियासी तौर और जिंदा रहेंगे, सियासत उनकी दफन नहीं हुई है? लेकिन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ये जो है और दूसरी छोटी पार्टियां भी हैं अपने अपने इलाकों में, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, केपीके की पार्टियां हैं, पार्टियां तो जिंदा रहेंगी। लीडरशिप चेंज हो सकती है, दूसरे लोग आ सकते हैं, अच्छे लोग आ सकते हैं, बुरे लोगों का अगर एलिमिनेट हो जाते हैं इसमें प्रोसेस में, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में, तो कुछ तो अच्छे लोग भी पीछे बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पार्टियां इस मुल्क में ज़्यादा पार्टियां बनाने की गुंजाइश है नहीं। 3-4 पार्टियों से ज़्यादा यहाँ पे वो जो है लोग पसंद नहीं करते। नॉर्मली नंबर 1 और नंबर 2 को पसंद करते हैं लोग, और वोट भी देते हैं या पहले नंबर को देते हैं या दूसरे नंबर को। सर आप एमएनए भी रहे, आपने सियासत भी की, आप पार्लियामेंट के अंदर भी रहे, आज वो पॉलिटिकल नजरियाती कारकुन पार्टियों के अंदर है या खत्म हो चुका है, या सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट और जिस तरह करप्शन वर्कर के अंदर, वर्कर वो नजरियाती नहीं रहा? नजरियाती सियासत तो ख़त्म हो गई है, पूरे खिते में नजरियाती सियासत आपकी ख़त्म हो गई है। अब वो तअस्सुब और नफरत पे अभी सियासत जो चल रही है। सर टेलीफोन लाइन पे फिजा ज़ीशान साहिबा पीटीआई की रहनुमा, सीनियर रहनुमा है, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जी। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कहा जा रहा है यहां मोहतरम जनाब मुजीब पीरजादा साहब बैठे हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर कानूनदान है, और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब और वो भी बैठे हैं, वो आपको सलाम कर रहे हैं। आपकी सियासत, इस तरह की हुकूमत ये ज्यादा देर नहीं चल सकती। 10 महीनों के अंदर आपकी पार्टी ने, जिनकी हुकूमत है, उन्होंने अवाम का जीना हराम कर दिया है, चीखें निकाल दी हैं अवाम की, क्या कहेंगी? बात यह है कि चीखें उन्होंने निकाली थी जिन्होंने कर्जे लिए थे, और चीखें उस इसहाकदार की हुकूमत ने निकाली थी जिन्होंने कि अपना पैसा बाद में छुपा के कंपनीज के अंदर पार्क किया हुआ था, जिन्होंने मोटरवे को गिरवी रख के, जिन्होंने इसको टीआईए को, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनको गिरवी रख के इन्होंने कंपनीज में पार्क किया हुआ था पैसा, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी जी, जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब हम गवर्नमेंट में आए तो हमें इसका अंदाजा हुआ कि ये हालात इस तरह के जा रहे थे कि धोखे से इन लोगों ने कर्जा लेके अपने पास रखा हुआ था, और उस कर्जे की किस्तें हम दे रहे हैं, इसमें हमारा कतई कोई कसूर नहीं है। और 8 महीने में मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग क्या चाह रहे थे कि दूध की नहरें बहा ली जाए। आपको पता है 8 महीने में हम लोगों ने तो अभी पिछली हुकूमत की ये सारा कुछ भुगताया है, उस चीज को हम कर रहे हैं। हमारा इतना जबरदस्त, अब आगे देखिएगा आप इंशाल्लाह, हमारी जो टैक्स की पॉलिसीज है आज अनाउंस हुई है, तो वो बड़ी माशाल्लाह खुशाइंद है। सही। हाँ, दूसरी बात, आपने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, आपने छोड़ दें, आपने क्या जो वादे दावे थे वो भी वफा नहीं हुए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ, मैंने कहा जो वादे, जो दावे किए थे अवाम के साथ, जिसके ऊपर आपने यू टर्न लिया, सब वही चीजें की जो पिछली हुकूमतों ने की, वो वादे भी वफा नहीं हुए। दावे वादे बिल्कुल वफा होंगे। असल में बात यह है कि ये इतना मुश्किल टाइम था, इतना मुश्किल था ये सब कुछ कवर करना
कि मैं आपको इस बात का अंदाजा है भी कि जिस दौर से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, जो जिस तरह की इकोनॉमिक तबाही फिर चुकी थी, उसका आहिस्ता आहिस्ता ही उसका होना है ना कुछ। देखें, ये कोई आसान काम तो नहीं था जो कि अब हमें अल्लाह ताला ने हुकूमत दी है, और इंशाल्लाह 8 महीने का आप मुझे बताएं कि ये 8 डेकेड्स का हिसाब नहीं अपना दे सकते, ये अपना 70 सालों का हिसाब नहीं दे सकते, हमसे 8 महीने का हिसाब किस हिसाब से मांगते हैं? हालांकि हमने तो दिन रात ऑनेस्टली काम किया और अभी तक कर रहे हैं, और हमें पता है, हमारा विजन भी बहुत क्लियर है कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, आपके वुज़रा कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। एक कश्मकश है, सर्द जंग लगी हुई है मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों की। जो एमएनए जीत के आए उनको उनसे तो पूछा भी नहीं जाता, डिसीजंस भी नहीं। कहां डिसीजन होते हैं, कहां फैसले होते हैं, बाद में पता चलता है। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखें, जो हमारे पीएम सिलेक्ट करेंगे वो यकीनन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जिसको भी सिलेक्ट करेंगे। अगर हबीब शेख पे लोगों को एतराज होता है कि जी पहले हमारे पास थे, पीपल्स पार्टी में थे, अब आपके पास आ गए हैं, तो मुझे बताएंगे अगर वो बुरे थे तो आपने क्यों रखे हुए थे, और अगर अच्छे थे तो फिर हमारे पास आ गए, तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर वो पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं, हमें तो किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी ना। जो लोग हमारे पाकिस्तान के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें फेवरेबल लगते हैं, हम तो उन्हें आगे लेके आएंगे। वो अगर ऑनेस्टी के साथ आगे आना चाहते हैं, हम उन्हें आगे लेके आएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, हमें टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर, मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों का पार्लिमानी निजाम होते भी सदारती निजाम लग रहा है। इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, जो इलेक्टेड नहीं है, उनके हवाले हुकूमत की गई है। असल में मैं समझता हूँ कि इमरान खान को तजर्बा नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। वो उनको जो अपने एमएनएस थे, जिनको के जो चार्ज संभालनी थी, जो सब्जेक्ट संभालने थे, उसमें एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए था। वो एक्सपर्ट्स उनके जो है इलेक्ट जो होकर आए, वो उन्होंने कोई भी माना कारकर्दगी। ये इमरान खान की टीम है या एस्टेब्लिशमेंट की टीम है? अब ये क्या है कि ये अनइलेक्टेड लोग हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, नेचुरली टीम तो उनकी कंसिडर की जाएगी, लेकिन हो सकता है कि पीछे से भी कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन दिया गया हो, क्योंकि इदारे जो हैं वो भी तो कंसर्न है ना। क्या इमरान खान हर सौदेबाजी, हर कंप्रोमाइज करेंगे इक्तदार के लिए, कुर्सी के लिए वजीर आजम की? अभी इतना कंप्रोमाइज तो उसने नहीं किया है। खामोशी है। खामोशी क्यों है? खामोशी इसलिए है कि मसाइल जो हैं वो हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये कहा गया कि डॉलर महंगा नहीं होगा, आपका रोज़ डॉलर महंगा हो रहा है। आप कह रहे थे कि पिछली हुकूमत में जितना डॉलर का वैल्यू था हम उससे भी नीचे लाएंगे, पेट्रोल की कीमत भी कम करेंगे, बिजली का बिल भी आपका कम आएगा, सुई गैस का बिल भी कम आएगा, हर चीज़ होगी। अपने उन्होंने पुराने बिल उस ज़माने में बिजली का ज़्यादा बिल जो था वो जलाए थे। उसके बावजूद आज जो है आपका जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो महंगी हो गई। आपकी जो डॉलर है वो महंगा हो गया, आपका पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, आपकी गैस महंगी हो गई, आपकी बिजली महंगी हो गई, आपके खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। हालत ये है कि जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं वो तो परेशान हैं कि महीने का ख़र्चा कैसे चलेगा, क्योंकि आप नोटिस करें कि आपका बिल जो ग्रोसरीज़ का पहले अगर 10,000 आ रहा था तो अब 15,000 आ रहा है सेम चीज़ों के लिए। तो ये सेटबैक तो है, हुकूमत को भी सेटबैक है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो ये 50 लाख घर कहाँ से बनेंगे, फिर आपकी नौकरियाँ कहाँ से आएंगी, कहाँ ये पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से आएंगे। आज दिन तक जो सिक इंडस्ट्रीज़ थे, इन्होंने कहा था कि हम उनसे जान छुड़ाएंगे। आपका यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो कि जिसकी सब्सिडी पे ही गुजारा होता है, वो आज तक वो बंद नहीं कर सके। स्टील मिल का मसला हल नहीं कर सके, पीआई का मसला हल नहीं कर सके। दूसरे जो कारपोरेट इदारे हैं हुकूमत के, जितने लॉस में जा रहे हैं, उनके लिए कोई डिसीजन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन हालात में डायरेक्शन लेस है, हुकूमत को कोई डायरेक्शन ही नहीं है।
और ये सोच ही नहीं है कि आगे करना क्या है। अब क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि डॉलर और महंगा नहीं होगा? आपका डॉलर, यानी कि ये बजट भी आईएमएफ का बजट होगा, उन्हीं के डिसीजन चलेंगे मुल्क के अंदर। आईएमएफ का है या अपने एडवाइजर्स का, उनका है। रिस्पांसिबिलिटी हम आईएमएफ पे तो नहीं डाल सकते ना। रिस्पांसिबिलिटी तो हमारे अपने जो लीडर हैं उनको मसाइल हल करने हैं ना। उनको डिसाइड करना है कि आईएमएफ के पास जाना है या नहीं जाना। यानी कि वो भी परेशान है जो इनको लाए हैं। ये लोग अगर आईएमएफ पे ब्लेम तो नहीं डाल सकते ना। अगर आईएमएफ ख़राब थी, फंड नहीं लेना था तो न जाते, उनके पास गए तो हमारे लोग अब खुद ही गए हैं ना। और एग्जीक्यूटिव की रिस्पांसिबिलिटी, हम दूसरे पीछे वायर पुलिंग है जो भी है, तो इमरान खान को तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो रेजिस्ट कर सकता था। जो मुल्क के फ़ायदे की बात हो वो उसको करनी चाहिए। लेकिन अभी हमें नज़र आता है कि डायरेक्शन लेस है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हुकूमत का कारोबार। ठीक, डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट के अंदर तो एहतजाज हो रहा है, बाहर भी एहतजाज होगा। मिलके कयादत कौन करेगा, लीड कौन करेगा? नून लीग करेगी, पीपल्स पार्टी, कौन इस पूरे एहतजाज को लीड करेगा? देखें, एहतजाज के लिए फ़िलहाल जो लास्ट फैसले हुए थे उसमें हर पार्टी को कहा गया था कि अपने तौर पर वो एहतजाज करे महंगाई, बेरोज़गारी और इन चीज़ों के लिए। अब मौलाना साहब अभी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं APC, उसमें ज़्यादा फैसले होंगे। पर उससे पहले जो है 11 तारीख को बजट आ रही है और एक सीनरियो पाकिस्तान की तारीख में एक नवा डेवलप हो सकता है 70 साल की तारीख में। और वो ये हो सकता है कि जिस तरह इस हुकूमत को मैंगल साहब ने कहा मेरी सपोर्ट ख़त्म है, अभी इनके पास सिर्फ 4 वोट्स की हैं जो MQM के। इन हाउस तब्दीली, मेरी बात सुनो, पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर सकती है ऑप्शन को। मैं ब्रेक के बाद आऊं डॉक्टर साहब, ना ब्रेक में बाद, कमर्शियल ब्रेक है, मैं आता हूं आपको यहीं से करवाता हूं कि 4 वोट हैं, उन्होंने भी विथड्रॉ किया है। तो ये हुकूमत कहां खड़ी है, बजट किस तरह पास कराएंगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक सर। 4 वोटों के ऊपर यह हुकूमत है, आप कह रहे हैं 4 वोटों के ऊपर, आप इस बात को कंटिन्यू करें जनाब। अब हम पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई गवर्नमेंट बजट पास नहीं करा पाए और वो गिर जाए। तो ये एक नावलिक सिचुएशन है इस वक्त। जो बजट जो आ रहा है वो भी अवाम दुश्मन बजट आ रहा है। जो चीज़ें समझ में आ रही है वो बड़ा सख्त बजट आ रहा है। और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज़ का ये ख्याल है कि हम तहरीक चलाएं, ज़रूर आवाम के मसले पर तहरीक चलेगी। तो हमारी कोशिश ये होगी और सब पार्टीज़ की मिलकर कि इनको जो है बजट पास नहीं हो पाए। जब बजट पास नहीं होगा गवर्नमेंट गिर जाएगी। मॉरल ये गवर्नमेंट कहाँ होगी? नहीं, बजट पास हाँ, बिल पास नहीं कराए तो उसमें उसके बाद फिर जिसकी भी अक्सरियत हो, जो भी कंसेंसस बने वो गवर्नमेंट बन सकती है। क्या आपको नून लीग के ऊपर एतमाद है सर? नून लीग पर पहले हमारा एतमाद रहा है और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में वो हमारे साथ रही हैं। ये अपनी जगह पर है कि जब हुकूमत में हम आए या वो आए तो आपस में वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। मगर इस वक्त जो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग। क्या शहबाज शरीफ आपका हिस्सा बनेंगे? लंदन से वापस आए हैं, देखिए शहबाज ढील हुई है, मुफाहमत की सियासत करेंगे, एजिटेशन करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते हैं। नहीं, मसला ये है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसको जो है इन्फ्लुएंस जो है वो नवाज शरीफ का है, जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है। मुझे याद है कि 98 की बात है, सखर में एक मीटिंग हुई थी, बीबी साहबा बेनज़ीर शहीद साहबा उसकी क्या सदारत कर रही थी, हम सब बैठे थे। तो बात से बात बनी तो बेनज़ीर साहबा ने उस वक्त कहा था 98 में कि भाई कौन सी पार्टी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, कौन सी नहीं है। जब वो एग्ज़ाइल में नहीं गई तो उससे पहले की बात है। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि भाई इस वक्त जो नज़र आ रहा है ये ज़रूर है कि उन्होंने हमें बिट्रे किया या जो भी है, मगर वोट बैंक जो है नवाज शरीफ का है। इस वक्त भी नवाज शरीफ का वोट बैंक, यानी कि पंजाब कार्ड आज भी नवाज शरीफ के हाथ में है। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि जो नेशनल पार्टीज़ जो भी होती हैं, वो पीपल्स पार्टी हो या नून हो या जो भी नेशनल पार्टीज़ हैं, वो एक तरह से गनीमत होती है और एक तरह से
उस मुल्क के लिए बेहतरी होती है। नेशनल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नेशनल पार्टीज़ होती है वही इस मुल्कों को यूनाइटेड रख सकती हैं। जो पार्टीज़ मिसाल के तौर पर अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 20 सीटें अगर होती वहाँ बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, और मुजीबुर रहमान की 20 यहाँ होती, तो यकीनन ये पाकिस्तान 2 हिस्से में नहीं बढ़ता। तो इस वक्त ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका हम नाम ले रहे हैं उसमें पीटीआई भी आती है, ये सब नेशनल पार्टीज़ हैं। तो नेशनल पार्टीज़ का जिंदा रहना पाकिस्तान के क्या पीपल्स पार्टी आज भी नेशनल पार्टी है सर? बिल्कुल नेशनल सूबे तक महदूद नहीं है? नहीं, यहां तक उनका कार्ड नहीं है। पंजाब में कहां है? मैं आपको मिसाल दूं, नवाज शरीफ कहां है सिंध के अंदर? मैं आपको मिसाल दूं। अभी आप कांग्रेस जो है हिंदुस्तान में, उसको आप नेशनल पार्टी कहेंगे ना। 2 वो इलेक्शन हार गई, मगर उसने 12 करोड़ वोट लिए। बीजेपी में वहां की सियासत के डायनामिक्स, यहाँ की सियासत के डायनामिक्स नेशनल पार्टी फर्क है। नेशनल पार्टीज का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी सीट निकाल सकती है, पीपल्स पार्टी केपी में भी निकाल सकती है, गिलगित में भी निकाल सकती है, बल्तिस्तान में, कश्मीर में भी और पंजाब में भी। इसी तरह वाइस वर्सा सब पार्टीज़ की मैं बात करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो बात मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये नेमत होती है नेशनल पार्टीज़। मज़हब की बुनियाद पर मुल्क यूनाइट नहीं रहता। अगर होता तो एक मुल्क होता सारे मुसलमानों का। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो कि यूनाइट करती है। बंगाल हमसे इसलिए अलग हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। क्या यही पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातें, आपकी पार्टी कोई एक भी अवामी इशू हल कर सकी है? क्यों नहीं हल? हेल्थ से लेकर एजुकेशन, 11 साल से आप सिंध के अंदर हैं, आपकी हुकूमत है, सब कुछ पावर्स आपके पास। आज भी लोग गटर का पानी पीते हैं, आज भी लोग एड्स में, बच्चे जो है ना HIV में मुब्तला हैं। क्या एक इशू हल कर सके हैं सर? आप इतनी बड़ी बात करते हैं कि इतनी नेशनल पार्टी जो ब्लेसिंग होती है मुल्क के लिए, क्या ये है ब्लेसिंग? देखें, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि एक हल के क्या मतलब है। हमने मसले हल किए हैं तब तो वोट मिलते हैं। और कमजोर हुआ है मुल्क नहीं, और माशी सूरत हाल कमजोर हुए, और हेल्थ भी। कराची आज जो 80 और 70 में होता था, आज वो कराची ऐसा है। अगर आपकी बात को हम तस्लीम करें कि हमारी वजह से बड़ी नुकसानात हुआ है, तो अल्टरनेट क्या है? रिफॉर्म्स लाएं पार्टी के अंदर, जमहूरी पार्टी बनाएं, इंस्टीट्यूशन पार्टी में अंदर, लेगेसी को नहीं लेके चलें। देखें, बात सुने, जो पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ उसके बाद जिन्ना साहब ने की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो उसकी जिन्ना साहब की मौत के बाद वो पार्टी तो तितर बितर हो गई। उसके बाद अगर पार्टी मिली है इस मुल्क को, तो उस ज़माने में के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, या वो रेड शर्ट्स वाली पार्टी जो आगे चलकर नेशनल अवामी पार्टी बनी, या बादशानी की पार्टी थी, या मुजीब की पार्टी थी। सर आज पार्टियां माफियाज चला रहे हैं, ठेकेदार चला रहे हैं, कमीशन होल्डर चला रहे हैं, पार्टियां उनके हाथों में यरगुमाल हैं, वही पैसा लगाते हैं। अब देखिए, मसला ये है कि अगर डेमोक्रेसी चलती है मुल्क में, मिसाल के तौर पर ऑब्स्टिकल नहीं आता है, प्रोसेस चलता है, तो जो बातें आप कह रहे हैं कि पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज बन जाती है, पर अगर वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वो जमहूरियत नहीं रहती है, तो फिर वो दोबारा वही लोग आएंगे। ठीक है मुजीब साहब, क्या वाकई पीपल्स पार्टी नेशनल जमात है और नून लीग नेशनल जमात है इस पोजीशन पे आज की हालत में? नेशनल जमात की डेफिनेशन जो होती है कि सारे सूबों में उनके सपोर्टर्स और वोटर्स हों। ज़रूरी नहीं है कि एक बार सीट कोई न मिले तो वो नेशनल पार्टी नहीं रहती। तो ये हैं नेशनल पार्टीज़ हैं जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। बाकी कुछ जमातें जो सिर्फ सूबे के अंदर मौजूद हैं और सूबे की सिर्फ बात करते हैं, जैसे अख्तर मेंगल साहब की जमात है, उसको सूबाई जमात कंसिडर किया जाएगा, या दूसरी छोटी छोटी जमातें हैं तो जिनका असल में बात है मंशूर की, कि मंशूर आपका सूबाई बेस्ड है या आपका कौमी बेस्ड है। सर सब जीत के आते हैं, मंशूर पे चलते हैं, वो फिर अलग बात हो गई ना, वो अलग बात है। मंशूर पे तो मेरे ख्याल में कोई नहीं चलता, इसीलिए मुल्क का ये कबाड़ा हो गया, ये हालत है। और अब भी जो है कोई मुल्क को संभालने वाला तो कोई है ही नहीं। राइट डायरेक्शन में माना हुकूमत है, अपोजिशन है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन लेस जा रहे हैं। अब वो तहरीक भी चलाना चाहते हैं लेकिन हुकूमत को गिराना भी नहीं चाहते, क्योंकि हुकूमत अगर गिरती है तो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, वो कोई जमात नहीं चाहती कि मिड टर्म इलेक्शन हो। तो ये बजट जो है
बजट भी इसी तरह पास हो जाएगा, क्योंकि सब डरेंगे कि अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत गिर जाएगी और फिर दूसरी किसी जमात के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर वो जो है मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगी। असल में हमारे पॉलिटिशियन जितना इलेक्शन से डरते हैं, उतना जितना एक जनरल्स जो हैं वो जंग से डरते हैं, इतना ही पॉलिटिशियंस इलेक्शन से डरते हैं। सर बड़ी मेहरबानी। डायरेक्शन नहीं है कोई, चाहे अपोजिशन में पार्टियां हो चाहे हुकूमत हो। तहरीक भी चलाना चाहते हैं लेकिन हुकूमत भी नहीं गिराना चाहते। सियासी पार्टियां ब्लेसिंग होती हैं, होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए बोलने की। लेकिन इन सियासी जमातों ने डिलीवर क्या किया है? अवामी मसाइल कितने हल हुए हैं? 9 महीने में, 10 महीने में हुकूमत नाकाम हुई है। क्या सिस्टम नाकाम हुआ है? पार्लियामेंट नाकाम हुई है या जमहूरियत नाकाम है? पार्टियों के अंदर कितनी जमहूरियत है, कितना सिस्टम है पार्टियों के अंदर? वही लोग जो माफियाज हैं, जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वही पार्टियों को चला रहे हैं। सेनेट के सामने आप देखेंगे तो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। किस तरह सेनेट की टिकटें दी जाती हैं, किस तरह लोग खरीदो फरोख्त होता है, यह भी जमहूरियत का हुस्न है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।